तो कल हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर दिया था सप्लाई कर्व समझ के। बस अब आज का क्लास और इजी है, हम लोग को बस क्या करना है, दोनों को कंबाइन कर लेना है। जो दोनों चीज़ हम लोग पढ़ा था उसको कंबाइन कर लेना, मतलब डिमांड सप्लाई दोनों को एक साथ बना के देखना है। कल तो हम लोग अलग अलग बनाया था, तो अगर आप एक साथ बनाए तो पिक्चर थोड़ा बदलने लग जाता है, मतलब वो जो ग्राफ है वो थोड़ा हैवी हो जाएगा। देखो जब सस्ता होगा तब कंज्यूमर को ज़्यादा खरीदना है, लेकिन इतना सस्ता हो गया कि कोई बेचने को ही रेडी नहीं है। बताओ जब कोई बेचने को रेडी नहीं है आप कहाँ से खरीदेगा? ले जाओ, नहीं बेचते, जाओ जो करना कर लो, वो बात है। अच्छा जब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो खरीदने बेचने को सब रेडी है, हाँ बेच देगा, महंगा है ना, क्योंकि फ़ायदा हो रहा है सप्लायर का। लेकिन इतना महंगा है, जाओ नहीं खरीदते, क्या करेगा? तो एक समझ ना, समझौता करना पड़ता है। एक इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप लोगों को भली बात ही पता है। तो जो हम लोग 11 में पढ़ा था ना कि डिमांड और सप्लाई कर्व, देखो हम डायरेक्ट क्यों बनाए, क्योंकि हम कल बता चुके हैं आपको, इसलिए डायरेक्ट बना दिया। तो ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। आपको भी पता है कि ये सब पॉइंट कोई फायदा नहीं है, जितना बना लो। जहाँ समझौता होगा, जहाँ पे डिमांड सप्लाई मैच कर रहा है कि हाँ भाई ये ठीक है, फिर भी हाँ इसमें इतना कंज्यूमर्स खरीदने को भी रेडी है, बेचने को भी रेडी है, उसके हिसाब से होगा। मतलब मेन पॉइंट हमको आपको जो बताना है ना कि आप जो 11 में पढ़ा था उसको हम नहीं बताते, भाई इसमें जो रेलेवेंट वो बता देगा, ठीक है? कि देखो जब क्वांटिटी डिमांड का बात होता है ना तो एक्सचेंज रेट का बात होगा सिर्फ। कल हम लोग पढ़ा था एक्सचेंज रेट बढ़ना घटना। तो फॉर एग्जांपल कोई दूसरा करेंसी सस्ता हो गया है, तब वहाँ पे ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करेगा, तो बताओ आप डिमांड बढ़ा दिया कि नहीं? तो उसमें मतलब मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व जो कल किया था। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल लो, ये डिमांड कर्व है, हाँ ये वाला में आप इतना ही डिमांड कर रहा था, जैसे ही प्राइस टू कम हुआ गुड, ज़्यादा डिमांड करने लग गया। तो जैसे ही सस्ता हुआ आप ज़्यादा डिमांड करने लग गया। ये सेम चीज़ सप्लाई कर्व में भी एप्लीकेबल होगा, ध्यान से देखना। ये फॉर एग्जांपल सप्लाई कर्व है, ये प्राइस चल रहा है, ये प्राइस चल रहा है। अब सप्लायर के पर्सपेक्टिव से सोचो, यहाँ पे देखो मार्किंग अगर आप करें तो इधर तो फॉरेन एक्सचेंज रेट आएगा FER, और इधर आ जाएगा क्वांटिटी डिमांड फॉरेन करेंसी का, या फॉरेन एक्सचेंज भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। इधर वापस आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज, शॉर्ट में लिख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, और इधर आ जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड फॉरेन करेंसी का। मतलब ये जो इक्विलिब्रियम हम लोग अभी कर रहे हैं ना, नेक्स्ट में एक हाई लेवल भी करेगा, ये जो अभी कर रहे हैं वो एक सिंपल मतलब सिर्फ प्राइस के हिसाब से, मतलब छोटा थिंकिंग। हम लोग बोला रहे सिर्फ प्राइस देख रहे हैं, बड़ा सोचो, तो ये थोड़ा छोटा सोच का चीज़ है प्राइस के हिसाब से। तो अब क्या है, सप्लायर क्या करेगा, इसमें तो इतना ही सप्लाई करेगा, लेकिन जैसे ही एक्सचेंज रेट उसको बेटर मिल रहा है तो ज़्यादा सप्लाई करने को रेडी हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रहा है? तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ यही पॉइंट है, ये जो डिमांड कर्व बना है उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है डियर, ये बताना चाह रहे हैं हम आपको। इनफाइनाइट अलग अलग प्राइस पॉइंट पे अलग अलग लोग डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए जब आप मार्किंग लेगा ना इसका, तो आप क्वांटिटी सप्लाइड एंड डिमांड दोनों लिखना पड़ेगा आपको इधर, किसका, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी का। और यहाँ पे तो है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये हम शॉर्ट में लिख दिया FX। और इधर भी सिमिलरली इनफाइनाइट पॉइंट्स है जहां पे अलग अलग रेट पे अलग अलग जो सप्लायर है सप्लाई करने को रेडी है। मार्केट सेटल इसमें हुआ है, जो कि इसको E बोला जाएगा, ये नीचे लिख के रखा है हम। हाँ, तो बोथ दी कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E। द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट OR। ये है तो रेट यहां था ना, तो इसको आप OR मार्किंग दे देना। मतलब ये थोड़ा सुंदरता का ही टॉपिक है, मैंने दिखाना है बस, सुंदर से है कुछ नहीं, ठीक है। और ये क्या हो गया, OQ। अगर ये नीचे का दिख ही रहा है ना, हाँ नहीं भी दिख रहा है तो हम ऊपर लिख ही दिया है सेम चीज़ को, OR OQ। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका डिमांड कर्व सप्लाई कर्व रेडी हो जाएगा। आपको पता ही है, कल का क्लास में हम लोग किया ही था 1-2 क्लास पहले, कि क्या कब आप डिमांड करेगा, नाचा घोड़ी करने के लिए तो आप डिमांड कर नहीं रहे, वहां आपको काम होगा तभी आप $US डिमांड करेगा, तो वो भी आपको पता है। तो वो सब लिख के आप आंसर्स को इलेबोरेट कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझना, ग्राफ रब कर दिया है, ग्राफ क्लियर है आप लोग को। कौन बेवकूफ़ डिमांड करता है, आप लोग क्यों डिमांड करेगा, आप लोग को उस कंट्री से कुछ काम है तभी आप उस कंट्री का करेंसी डिमांड करेगा। तो जितना बेटर, जितना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जितना वो फायदा पहुंचा रहा है आप लोग को, उतना ज़्यादा उस कंट्री का डिमांड होगा और एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये बात आप ध्यान से रखना। सिमिलरली सप्लाई भी डिपेंड करेगा। अब सपोज करो आपको सप्लाई चाहिए, मेरा हेल्प करना है इसमें, आपको सप्लाई चाहिए दूसरा करेंसी का, कैसे मिलेगा आपको? भाई आप कुछ फोड़ो, कुछ आतिशबाजी दिखाओ, तभी उन लोग आएगा इधर, अपना डॉलर देगा, बोलेगा भाई हमको तो INR चाहिए, INR।
क्यों INR मतलब रुपीज ना, पता है ना, ये तो INR मतलब रुपीज। क्यों वो मांग रहा है रुपीज यार, उसको पक्का कुछ ना कुछ बेनिफिट दिख रहा होगा इधर, तभी तो मांग रहा है। तो हम लोग कुछ फोड़ा है, हम लोग में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाया, हम लोग मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, हम लोग का रिटर्न्स बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे हम लोग का क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तभी तो वो आएगा, नहीं तो क्यों आएगा। तो आप ये बात ध्यान से समझ लेना कि डिमांड और सप्लाई ऐसे ही नहीं क्रिएट होता है, कुछ ना कुछ बेहतरीन काम किया होगा वो नेशन, तभी उसका डिमांड हाई क्रिएट होकर रखा है। जैसे यूएस डॉलर में तो फेथ इतना है, हम लोग आगे जाके अभी पढ़ेगा उसमें भी आपको पता चलेगा कि यूएस डॉलर क्यों इतना स्ट्रांग है, जब हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट पढ़ेगा इसके बाद, ठीक है। तो आप ये बात समझ लेना, ये टॉपिक में भी आपको थ्योरेटिकल लगे बट है पूरा प्रैक्टिकल, कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, तभी उन लोग हम लोग से डिमांड कि हम लोग का बेनिफिट लेने के लिए, और हम लोग को कुछ बेनिफिट चाहिए तभी हम लोग उन लोग का डिमांड करेगा। ये बात हम आपको बताने चाह रहा था, और इसी में एक फैक्टर, दो फैक्टर आप समझ लेगा टेक्निकली तो बेटर रहेगा। ये तो क्लियर है ग्राफ के साथ। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम इसलिए हम डाल दिया ताकि आपके पास थोड़ा कंटेंट रहे हाँ लिखने के लिए एग्जाम में, कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। हाँ सर आप बोल तो दिया बेहतरीन हो, बेहतरीन क्या है वो भी बता दो अब। तो बेहतरीन क्या क्या हो सकता है वो हम चलो आपको बताने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब हम जो है प्रिंट करे जा रहे हैं, अंधाधुंध प्रिंट करे जा रहे हैं। मेरा गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत ध्यान से सुनना, मेरा गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है इतना ही, डायग्राम से बता रहे, और हम प्रिंट कर दिया इतना। तो अब इतना जो पैसा है वो इतना गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने जाएगा, महंगाई बढ़ेगा कि नहीं, सोच के देखो। तो जब हम खुद अपना इज्जत नहीं कर रहे हैं, हम खुद का करेंसी का इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो बाहर देश वाला मेरा करेंसी का खाक इज्जत करेगा। क्या इज्जत भाई, कोई इज्जत नहीं मिलने वाला। तो अब अपना डिमांड खराब करवा रहा है, ठीक है। तो आप अपना इक्विलिब्रियम रेट भी तो खराब करवाएगा ना, डिमांड खराब होगा तो, सिंपल सा बात है। तो हम इन्फ्लेशन का बात बोला कि जिस कंट्री में इन्फ्लेशन कम रहता है उसका करेंसी का वैल्यू भी बढ़ता है, बिकॉज परचेजिंग पावर, हम बोला ना पैसा तो क्या है, उसके पीछे गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं, इसलिए पैसा का वैल्यू है। मोमेंट वो 500 बंद हो गया तो सब कोई वैल्यू नहीं रहा था, वो नया नोट का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो पैसा आपको कमांड देता है गुड्स एंड सर्विसेज में, और आप उसको अंधाधुंधी प्रिंट कर लिया है और आप अपना प्रोडक्टिविटी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ाया तो आपका मौत है, आपको कोई नहीं बचा सकते। ये सब पॉइंट डालना है क्लीन करके वापस से। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट्स, कोई कंट्री में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 24%, आज है भी 24 तारीख, तो भाई हम तो वहीं अपना सारा पैसा लगा देगा, काम ही खत्म। देखो ये क्या है, रिस्क नहीं है ना। इंटरेस्ट रेट 24% मतलब आप उसको उतना आपको मिलेगा ही, तो भाई आप क्यों करेगा कुछ। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया भी है तो भी 1,24,000 मेरा बन जाएगा एंड में, फिर 24,000 मिलते ही रहेगा। बट बहुत ध्यान से सुनना। तो आपको ये सुन के ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ सर इंडिया में इंटरेस्ट रेट कर दीजिए 24%, तो क्या होगा इससे। अब बताओ, हम लोग बहुत ही झंडा गाड़ लिए एकदम, या कर लिया हम लोग, इसका मतलब तो यही होना। तो सब लोग बोलेगा भाई INR दो, US डॉलर अपना लेगा, कन्वर्ट कराएगा INR में, और लो पूरा पैसा इधर लगा देगा, और हम लोग का लग जाएगा वाट, क्योंकि हम लोग को 24% देना पड़ेगा। तो ये आप तभी करना जब आप कमाएं इससे ऊपर। मतलब सपोज करो हम लोग बोल रहे 24% दे सकते हैं, तो हम लोग अगर पैसा को यूज करके 36% या 48%, समझ रहे हैं, ऐसा बहुत ज्यादा हाई नंबर्स है, बहुत ख्याली पुलाव पका लिया हम लोग, इतना कमाएगा तभी उतना दे सकेगा। तो अंधाधुंधी ये सुन के ये आप इकोनॉमिस्ट बन गए तो फटाफट इंटरेस्ट रेट मत बढ़ा देना, आपको फिर देना भी पड़ेगा उतना, ठीक है। तो व्हेन ए कंट्रीज इंटरेस्ट रेट्स आर हायर, जब हायर है तो सेविंग उसमें अट्रैक्टिव हो जाता है, भाई सबको उसी कंट्री में सेव करना है ना, एकदम फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाएगा। दिस कैन इंक्रीज द डिमांड फॉर दैट कंट्रीज करेंसी और बूस्ट कर देगा उसका वैल्यू। तो बताओ डिमांड बढ़ा, और वही अगर आपका कंट्री में इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं है तो कोई आपका कंट्री की तरफ तो नहीं देखेगा अपना पैसा सेव करने के, ना यहाँ इसके अलावा तो हम हर जगह सेव कर लेगा, यहाँ नहीं करेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। तो जापान में इंटरेस्ट रेट जनरली बहुत कम रहता है, एक एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक कंडीशन, अब जैसे मोदी जी की वजह से इंडिया का पर्सपेक्टिव तो देखो, चाहे आप अच्छा माने या बुरा, इंडिया का पर्सपेक्टिव तो एक अलग लेवल पे आया है। बीइंग न्यूट्रल एज ए टीचर हम बता रहे हैं। तो मार्केट सेंटिमेंट क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं, भाई सरकार ही बदल जाता है हर 3 साल में, वो सब सेंटिमेंट मतलब बिलीव क्या है आपका, बिकॉज जैसा आपका थॉट्स होगा वैसा ही आपका एक्शंस होगा, एक तरह से माइंड का गेम है ये। सेंटिमेंट्स क्या है, यहाँ हम नीचे लिख के भी रखा है आपके लिए कि मतलब
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, समझ रहे हैं ऐसा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं, मार्केट सेंटिमेंट कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इकोनॉमीज जनरली हैव स्ट्रॉन्गर करेंसी। जिसका इकोनॉमी स्ट्रांग है, स्टेबल है, उसका करेंसी भी स्ट्रांग रहता है। जैसे जीडीपी वगैरह में बहुत तरक्की कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट है, तो आपको दिख रहा है ना, हाँ भाई ये कंट्री जो है स्किलफुल है, यहाँ पे फालतूगिरी नहीं चल रहा है, यहाँ पे हम अपना काम कर सकते हैं। आप ऐसा कोई वेंडर के पास जाएगा जिससे आपको पता है यहाँ तो काम होना ही नहीं, आप जाएगा क्या उसके पास, तो अब उसका डिमांड क्रिएट करेगा ही नहीं। क्लियर है। एंड प्रोडक्टिविटी भी अच्छा होना, मतलब जीडीपी वगैरह ही हो गया। अफेक्ट दी परसेप्शन, हाँ यही वर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, परसेप्शन पे भी बहुत चीज डिपेंड करता है। यूएस का तो कितना तरक्की परसेप्शन से ही हो रहा है भाई, यूएस, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ कंट्रीज, इससे ही वैल्यू डिटरमाइन होता है कंट्री। तो आपके पास और कंटेंट आगे आप लिख सकते हैं अब इसमें, इसलिए हम ये स्लाइड भी डाल दिया, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। फिर सबसे मेन पॉइंट, अब हाँ एकदम मेन से भी मेन बोल सकते हैं इसको, जो एक तरह से हम लोग ये ग्राफ किया ना, जगह है मेरे लिए देखो ग्राफ बनाने के लिए, इधर जगह ग्राफ के लिए छोड़ा है। ये जो हम ग्राफ बताया था ना आपको, ये कुछ भी नहीं था, हम बता देते हैं, ये ऐसी शोबाजी था। मेन चक्कर अभी आएगा। ये तो कोई भी बता देगा यार, ये तो 11 से पढ़ के आ रहे हैं। अब आप 11 में एक चीज पढ़ा था कि प्राइस के अलावा जब कोई फैक्टर में चेंज होता है तब मूवमेंट नहीं होता है डिमांड कर्व में, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो वही वाला टॉपिक हम लोग को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो आप सोचो कोई कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रेट उतना ही है, मतलब $1 में 60 था, अभी भी 60 है, मरते दम तक 60 रहेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि क्या ये इसमें चेंज होने के बगैर भी डिमांड में कमती बेसी हो सकता है। तो जहां बड़ा सोचने का बात हुआ, तो जब ये रेट प्राइस के बिना चेंज हुए डिमांड कमती बेसी होता है तब वो शिफ्ट ही हो जाता है। तो आप सोचो कोई कंट्री का इंटरेस्ट रेट था 6%, अब उन लोग को अचानक से जोश चढ़ा, उन लोग कर दिया 18%, तो भाई फिर उस कंट्री का तो क्या एक्सचेंज रेट चेंज हो, तो वही है। हम बोलते हैं आपको, यही आप यही मान लो ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है, यही है एक्सचेंज रेट, और हम बोल रहे हैं ये हो गया सिचुएशन, भाई ज्यादा डिमांड करने लग जाएगा। अब प्राइस वही है, ध्यान रहे 11 का कॉन्सेप्ट, प्राइस वही है, सब वही है, सारा लीला माया वही है, बट स्टिल आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो बताओ राइटवर्ड शिफ्ट होगा कि नहीं डिमांड कर्व में? तो अगर ये डिमांड कर्व है मेरा, तो राइटवर्ड शिफ्ट इधर होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि मेन टॉपिक यहाँ छुपा हुआ है डियर। तो आपको एग्जाम में लिखना है एग्जाम्पल के साथ, बिकॉज हम आपको एग्जाम्पल भी कराया है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट रेट फॉरेन कंट्री में इंक्रीज हो जाता है, जो कि हम आपको दिया, इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक, ये नहीं लिखने से भी चलेगा, चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है। अगर मतलब अगर 18% हमको अपना घर में ही मिल रहा है तो हम क्यों उधर माथा पूरी करेगा, छोड़ो मरो तुम, क्या है 18 तो हमको भी मिल रहा है, ठीक है। दिस कैन लीड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर दी फॉरेन करेंसी, इसी को बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये आपको नहीं भूलना है, ये प्राइस फ्लक्चुएशन से चेंज होने वाला अलग होता है, वो सेम में ही मूवमेंट खत्म हो जाता है, ये स्पेशल है, ये डिमांड कर्व को ही चेंज कर देता है। एज इन्वेस्टर्स सीक हायर रिटर्न, हाँ भाई सबको हायर रिटर्न, हायर इज अ बेटर। हम 6% में था, 18 में आ गए तो हम नाचने लग गया। कन्वर्सली, मतलब आप एक और बात बोल रहे हैं, इफ इन्फ्लेशन इन फॉरेन करेंसी इज हायर देन दी डोमेस्टिक करेंसी, मतलब वहाँ का जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, वहाँ में करेंसी का इन्फ्लेशन तो नहीं होता, खैर गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रहा है, इसका मतलब करेंसी का उतना इज्जत नहीं है, तो ये डिमांड को डिक्रीज कर देगा उसका। आप वैसा कंट्री में थोड़ी जाना चाहेगा, काम करना चाहेगा जहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ रहा है स्पीड से, वाह ये क्या बेवकूफ़ी है। क्यों महंगाई बहुत स्पीड से बढ़ रहा होगा? क्योंकि मे बी उन लोग एक्सेस प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो आप ऐसा करेंसी रखना चाहेगा जो बहुत प्रिंट करते जा रहे हैं, वाह हे भगवान, हम ऐसा करेंसी का डिमांड कर रहे हैं जो लोग ऐसे ही प्रिंट कर रहे हैं बस हवा में, आउट ऑफ थिन एयर, ऑब्वियसली तो आपका डिमांड कम होगा ना फॉर फॉरेन करेंसी एज इट्स। हाँ ये देखो ये रहा, यही जो बात हम बोल रहे थे वही लिख दिया, ये लिखा हम ही है, परचेजिंग पावर डिमिनिशेस, क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो जाता है उसका। तो देखो आप ध्यान रखना कि हम आपको 2 केस कराए इसमें, 1 2, ये रब हो जाएगा ना, ये रहेगा, ये ग्राफ रब हो जाएगा। नंबर 2 केस का डायग्राम बनाना है हम लोग को, पहले नंबर 1 केस का डायग्राम को कंप्लीट करें। अगर एक्सचेंज रेट ये अगर 60 है तो ये तो 60 नहीं होगा, ये तो ज़्यादा होगा, ये 63 मान लेते हैं। देखो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट चेंज हो गया कि नहीं, क्योंकि जब आपका नया डिमांड कर्व बन गया D से D1 और ये तो सप्लाई है, तो ये डिमांड कर्व तो नल एंड वॉइड हो जाता है, नहीं तो माना ही नहीं जाता है ना, तो नया इक्विलिब्रियम रेट बन गया। सिमिलरली हमको आपको ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम बोला था 2 केस ध्यान रखना।
केस 2 का बात कर लेगा ये वाला, जब डिमांड डिक्रीज हो रहा है। ये तो आप सिंपली बना देगा, हमको टेंशन नहीं है, ये भी बन गया। अब देखो डिमांड कर्व क्या था, ये जब इंक्रीज हुआ था डिमांड, गुड, तब यहाँ गया, जब डिक्रीज होगा तब ओ सॉरी हम भी एक्साइटेड हो गया, कोई बात नहीं। ये डिमांड कर्व है, अब इंक्रीज तो उस समय हम लोग कर लिया सही से, अब यहाँ पे डॉटेड लाइन देना पड़ेगा कि नहीं, या ना? देखो एक्सचेंज रेट का क्या हुआ, पहले एक्सचेंज रेट यहाँ था, अब एक्सचेंज रेट यहाँ हो गया। अब इसको अगर आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन, ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला ग्रीन अजीब सा है। ये देखो, ये था एक्सचेंज रेट और अभी एक्सचेंज रेट क्या हो गया, ये मतलब ये अगर 60 था तो ये 57 है, माइंड इट। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। सिमिलरली आप सप्लाई कर्व में भी भाई केसेस तो आप अनलिमिटेड बना सकते हैं, लेकिन हम आपको मतलब मेन पॉइंट बता दिए इसका कि मेन कहाँ पे आपको पकड़ना है, ठीक है? सप्लाई का जस्ट एक बता दे, कोई भी एक कर लो, थोड़ा जगह बना लेते हैं। तो अब बताओ, ये सब सारा केस में नया डिमांड कर्व या नया सप्लाई कर्व बन रहा है, जिसके वजह से पुराना जो इक्विलिब्रियम रेट है उसका कोई वैल्यू नहीं है, खत्म हो गया वो। तो इसमें ये सप्लाई कर्व है, सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल इंक्रीज करके यहाँ ले आया, तो ये था ओल्ड इक्विलिब्रियम रेट। आप मार्किंग कर पाएगा ना, यहाँ पे मार्किंग हम नहीं कर रहे बार बार, सालों लग जाएगा, बार बार मार्किंग करना है आपको, जितना बार भी आप एग्जाम में ग्राफ बनाएगा। अब न्यू इक्विलिब्रियम रेट क्या बन जाएगा, ये वाला, क्योंकि देखो S से S1 हो गया, ये ऐसे करना, एक चलो अच्छा से कर देते, एक हम अच्छा से कर देते हैं। ये डिमांड हो गया, ये XOY, ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट, और ये हो गया क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई फॉरेन करेंसी। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? यहाँ पे आप लिख देगा राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इसके वजह से करेंसी रेट जो है वो चेंज हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे जाके हम लोग का इक्विलिब्रियम भी खत्म है और चेंजेस इन इक्विलिब्रियम भी खत्म है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, बोलिए सर। अगर हम लोग जैसे इंटरेस्ट रेट हम लोग का बढ़ा, इंटरेस्ट रेट हम लोग का बढ़ गया, फॉर एग्जांपल 6% से 18 ले लेता है, ये इंडियन इंटरेस्ट रेट है, ठीक है? हाँ समझ गया। फिर तो सर उन लोग ज़्यादा डिमांड करेगा INR। हाँ, उन लोग ज़्यादा डिमांड करेगा, तो उन लोग जब भी आएगा अपना डॉलर को चाहेगा उन लोग कन्वर्ट करा के INR जितना से जितना ज़्यादा हो सके इकट्ठा कर ले, फिर यहाँ का बैंक्स में फ्लक्स कर दे और वो बढ़िया इंटरेस्ट रेट कमाए। तो सर हम लोग का तो सप्लाई बढ़ेगा ना? हाँ, हम लोग के पास सप्लाई आया US डॉलर का, तो चेंज इन सप्लाई कर होगा हम लोग का फिर। हाँ, चेंज इन सप्लाई हो जाएगा, ज़्यादा सप्लाई हम लोग के पास आ गया US डॉलर का। क्लियर है? और सर अगर क्वेश्चन में बोला नहीं हो कौन सा कंट्री का इंटरेस्ट, नहीं, तुम वो क्या बोला, सप्लाई बढ़ेगा मतलब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व का, एकदम सही बात है। क्योंकि देखो हम लोग फॉरेन करेंसी तो चेंज ऊपर नीचे किया नहीं भाई, हम लोग का इतना बेनिफिट उन लोग को दिख रहा है, तब आ रहा है उन लोग के पास, तो सेम प्राइस में हम लोग के पास ज़्यादा सप्लाई जनरेट हो गया। हाँ, और सर एक और बात है, अगर क्वेश्चन में बोले नहीं कौन सा कंट्री का इंटरेस्ट रेट है जिसमें फ़र्क आ रहा है, तो वो हम लोग इंडिया को ही मानेंगे, मतलब डोमेस्टिक कंट्री के वो आएगा ही नहीं क्वेश्चन, ऐसे नहीं आएगा। क्योंकि देखो क्या है ना, देखो चेंज इन डिमांड हम बिना एग्जाम्पल के कैसे कराए, हम क्या बोलते बस ये इमेजिन कर लो, रट लो डिमांड, इसलिए हम वो इंटरेस्ट रेट वाला लाया, वो बात है, बुक में लिखा ही नहीं इस चीज़ के बारे में, डीप में है ही नहीं बुक। हाँ, लेकिन क्या है ना, हम तो यही समझे कि जितना डीप में समझेगा ना आप, उतना आपका काम इजी हो जाएगा भाई। छोटा मोटा चीज़ तो आपको ध्यान रखने का ही अब ज़रूरत नहीं है, आपका क्लियर, आप सपोज करो रिवाइज नहीं भी किया आप, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ रहे, इसीलिए डाल दिया। हाँ, लेकिन क्या बोल रहा है, अगर आया तो इंडिया का ही एज्यूम करना, और लिख भी देगा कि देखो, लिखेगा ना कि कहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है भाई। अगर इंटरेस्ट रेट इंडिया में इंक्रीज हुआ है, कनाडा हो, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कनाडा में इंक्रीज होता है तो इट मेक्स कनाडा स्पेशल, और इंडिया में इंक्रीज होता है तो इट मेक्स इंडिया स्पेशल, ठीक है ना, वो बात। अगर कनाडा में इंक्रीज हुआ तो डिमांड बढ़ा देगा। हाँ, तो हम लोग कैनेडियन डॉलर्स का डिमांड बढ़ाएगा ना, क्योंकि अब हम लोग को कनाडा को गले लगाना है एक तरह से, तो हम लोग बोलेगा भाई कैनेडियन डॉलर्स लो INR, कोई बात नहीं, कैनेडियन डॉलर्स लो, वहाँ इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहा है, वहाँ इन्वेस्ट करेगा, गुड। तो ये सबसे चैप्टर इजी हो जाता है ये सब एग्जाम्पल्स के साथ करने से। क्लियर है?